नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज से हम राजपूत काल प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय होगा राजपूतों की उत्पत्ति। साथियों, 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी का जो काल था उसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि मौर्यों के द्वारा भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, मौर्यों के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, और मौर्यों के बाद में गुप्त तथा गुप्तों के बाद में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य बनाया गया। पहली बार मौर्यों ने जिस अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की वह इतना विशाल था कि उसे ना तो कभी मुगल उस सीमाओं को पार कर सके और ना ही कभी ब्रिटिश उतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर पाए। लेकिन मौर्यों के पतन के उपरांत इस साम्राज्य में बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ, जिसे कुछ हद तक गुप्तों ने रोक दिया। गुप्तों का भी एक विशाल साम्राज्य रहा और गुप्तों के बाद में हर्षवर्धन ने भी एक विशाल क्षेत्र पर राज किया। लेकिन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। और हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत इस क्षेत्र में छोटे छोटे कुछ नवीन राजवंशों की स्थापना हुई। ठीक है, छोटे छोटे कुछ नवीन राजवंशों की स्थापना हुई। किस क्षेत्र में? जो हमारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी व दिल्ली। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी व दिल्ली वाला जो भूभाग था, उस भूभाग में कुछ छोटे छोटे नवीन राजवंशों की स्थापना हुई और यही नवीन राजवंश क्या कहलाए? राजपूत वंश कहलाए। क्या कहलाए? राजपूत वंश कहलाए। और इन राजपूतों के द्वारा जिस समय के अंतर्गत अपना राज किया गया उसी काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता रहा है। ठीक है, तो ये राजपूत काल कब से कब तक हो गया? 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का जो समय था वह किसके नाम से जाना गया? राजपूत काल। इस राजपूत काल को हम सामंतवाद काल भी कहते हैं। राजपूत काल को सामंतवाद का काल क्यों कह दिया जाता है? कि हर्षवर्धन के जो साम्राज्य था, पहली बार उस समय हम सामंतवाद का एक फैलाव देखते हैं। इससे पूर्व पहली बार गुप्त काल में हम सामंतवाद के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत ये सामंतवादी जो प्रवृत्तियां थी वह बढ़ती चली गई। राजा पूर्णतः अपनी सामंतों की शक्ति पर निर्भर हो गया। इसी कारण इस काल को हम सामंतवाद के काल के नाम से भी जानते हैं। सामंतवाद पर एक पूर्ण विस्तृत चर्चा हम जब सामंतवाद की बात करेंगे उस दौरान करेंगे। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उस पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, किसकी बात करेंगे? राजपूतों की उत्पत्ति। तो की उत्पत्ति की अगर बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः तीन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ठीक है, कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 3 सिद्धांत, जिनमें जो प्रथम सिद्धांत था वह स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। ठीक, जो प्रथम सिद्धांत था वह कौन सा था? स्वदेशी उत्पत्ति। द्वितीय सिद्धांत विदेशी उत्पत्ति के मत की स्थापना करता है। और तृतीय सिद्धांत के अंतर्गत मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, जिनमें प्रथम सिद्धांत स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और तृतीय सिद्धांत मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया है।
अब इन सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो जो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था उसको जिन विद्वानों ने स्थापित किया उनका कहना था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वह हमारे भारत के परंपरागत जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे उनसे ही हुई है। मतलब इन्होंने राजपूतों का संबंध भारतीय जातियों से जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था वह मुख्यतः विदेशी इतिहासकारों के द्वारा स्थापित किया गया और इनका कहना था कि राजपूत वंश की जो उत्पत्ति हुई है वह शक, कुषाण, सीथियन आदि जो विदेशी आक्रांता भारत में आए थे इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया और ये भारतीय क्षत्रियों के रूप में स्थापित हो गए और इन्हीं के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत, जो इन दोनों मतों पर आधारित है। पहले हम वन बाय वन स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों पर बात करते हैं। अगर स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। अग्निकुल से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था उसके अंतर्गत अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित हुआ। ठीक है, और चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, उसका मित्र था। जो पृथ्वीराज चौहान था ना तृतीय, जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध में जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था वही पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, वो चंद्रबरदाई उस पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि था और पृथ्वीराज तृतीय के इस दरबारी कवि द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में ही अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदाई है वह लिखता है कि जब ये धरती राक्षसों के अत्याचारों से अत्यधिक पीड़ित हो गई, जब राक्षसों ने ऋषि मुनियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ आदि में विघ्न डालना शुरू कर दिया, तो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया और इस यज्ञ की अग्नि से, ठीक है, इस हवन कुंड की अग्नि से, इस यज्ञ की अग्नि से इसने 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की बात की। ठीक है, इस हवन कुंड से जो अग्नि थी, हवन कुंड की अग्नि से इसने 4 राजपूत वंशों की स्थापना की बात की, जो कौन कौन से थे? परमार, प्रतिहार, चहमान और चालुक्य। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में क्या लिखता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया और इस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से 4? परमार, प्रतिहार, चहमान और चालुक्य। इन्हें हम याद करने की दृष्टि से पप्पा के चच्चा नाम से भी याद रख सकते हैं। पैसे परमार, पैसे प्रतिहार, जैसे चहमान, जैसे चालुक्य। ठीक है, चहमान चौहानों को ही पृथ्वीराज रासो में चहमान शब्द के रूप में प्रयुक्त लिखा गया है। वहीं चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में परमार, प्रतिहार, चहमान के साथ अगर सोलंकी शब्द आ जाता है तो उसमें सोलंकी शब्द चालुक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हमें जब भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है साथियों कि निम्न में से अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत के आधार पर किस वंश की उत्पत्ति नहीं हुई थी? तो उनमें 3 वंश तो ये मिलेंगे और चौथा कोई और वंश आ जाएगा, गहड़वाल आ जाएगा या गोयल वंश आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ये 4 के अतिरिक्त एक अन्य शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अग्निकुल की जो उत्पत्ति का सिद्धांत था उसे अन्य विद्वानों के द्वारा
अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और अस्वीकार करने में इनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई 36 राजपूत कुलों की बात करता है। ठीक है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत वंशों की बात करता है और इन 36 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति वह 4 वंशों सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी और अग्निवंशी के रूप में बताता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में आगे जो चंद्रवरदाई है वह कहता है कि 36 राजपूत वंश कुल इस समय थे और उनमें से 10 राजपूत वंशों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी गई, 10 की चंद्रवंशी मानी गई, 12 की ऋषिवंशी मानी गई और 4 की अग्निवंशी मानी गई। ठीक है, जो 36 राजपूत कुल थे उनमें से 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 12 ऋषिवंशी और 4 अग्निवंश से संबंधित माने गए। तो जो अन्य विद्वान थे उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई अन्य जो 36 वंशों की उत्पत्ति की बात करता है, अगर राजपूत अग्नि से ही उत्पन्न हुए होते तो वह अन्य 36 वंशों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ऋषिवंशी का उल्लेख ही नहीं करता। दूसरी तरफ डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, सीवी वैद्य आदि इतिहासकारों के द्वारा जो चंद्रवरदाई का अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत था उसे पूर्णतः स्वीकार कर दिया गया। दशरथ शर्मा ने इसके लिए कहा कि यह कवि की कोरी कल्पना मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि अग्नि से कभी भी मानव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। इसी के साथ जो अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत था उसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो अग्निकुल से उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद हम दूसरी जो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था उसकी बात करते हैं। तो दूसरा स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वह सूर्यवंशी या चंद्रवंशी उत्पत्ति की बात करता है। ठीक है, दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूतों का संबंध सूर्यवंशी व चंद्रवंशी उत्पत्ति बताता है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया वह सूर्यवंशी उत्पत्ति का सिद्धांत अथवा चंद्रवंशी उत्पत्ति का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर ओझा ने, गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों का संबंध सूर्यवंश और चंद्रवंश से जोड़ने का प्रयास किया। अब ये सूर्यवंश और चंद्रवंश क्या थे? तो इसकी अगर बात की जाए तो साथियों, जो मनु था, कौन? मनु। आपने मनु का नाम सुना है ना, जिससे मानव की उत्पत्ति मानी गई है, उसी मनु। इस मनु की 2 संतान थी, एक का नाम था इक्ष्वाकु तथा इसकी पुत्री का नाम था इला। ठीक है, इक्ष्वाकु से जिस वंश का प्रारंभ माना गया वह ही सूर्यवंश कहलाता है। ठीक है, जो सूर्यवंश था उसका प्रथम राजा कौन था? इक्ष्वाकु। जबकि जो मनु की पुत्री थी इला, इला से जिस वंश का प्रारंभ हुआ उसे चंद्रवंश माना जाता है। ठीक है, तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की स्थापना किस प्रकार हुई? मनु के 2 संतान थी, इक्ष्वाकु और इला। उसके पुत्र इक्ष्वाकु ने ही सूर्यवंश का प्रारंभ किया और उसकी पुत्री से ही चंद्रवंश का प्रारंभ माना जाता है। और गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों का संबंध सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से ही जोड़ने का प्रयास किया है। गौरीशंकर ओझा ने इसके लिए तर्क दिया है कि आठपुर अभिलेख कब का है? 977 ईस्वी का। आबू अभिलेख कब का है? 1285 ईस्वी का। और श्रृंगी ऋषि अभिलेख, ठीक है, 1428 ईस्वी। इन तीनों अभिलेखों में राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया है।
ठीक है। जो आठपुर अभिलेख है, आबू पर अभिलेख है और शंगी ऋषि अभिलेख है, इसमें गुहिल वंश को सूर्यवंश से संबंधित बताया गया है। किसको? गुहिल वंश को। इसके अतिरिक्त रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया किसकी रचना है साथियों? कुंभा की। ठीक है। मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम था रसिक प्रिया, और इस रसिक प्रिया में कुंभा भी क्या लिखते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति, जो गुहिल है उनकी उत्पत्ति वो किससे संबंधित है? सूर्यवंशी हैं, वो सूर्यवंश से संबंधित बताता है। लेकिन गौरीशंकर, इसके अतिरिक्त जो हमारी वंशावलियां लिखी गई उसमें भाटी, यादव और चौहानों को चंद्रवंश से संबंधित माना गया है। ठीक है। इस आधार पर गौरीशंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया। किस आधार पर? आठपुर अभिलेख, आबू अभिलेख और शंगी ऋषि अभिलेख का आधार पर उन्होंने कहा कि इन अभिलेखों में गुहिल वंश को सूर्यवंश से संबंधित बताया गया है। दूसरा, रसिक प्रिया में कुंभा स्वयं क्या लिखते हैं कि गुहिल वंश का संबंध किससे है? सूर्यवंश से है। तीसरा, जो हमारी वंशावली लेखक थे उन्होंने उन वंशावलियों में भाटी, यादव, चौहानों को किस वंश से संबंधित बताया है? चंद्रवंश से संबंधित बताया है। लेकिन गौरीशंकर ओझा के द्वारा भी अपने मत को पूर्णतः पुष्ट नहीं किया जा सका और इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। इतिहासकारों ने इसके लिए तर्क दिया कि राजपूतों की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनका संबंध सूर्य और चंद्रमा से जोड़ दिया गया और इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया। अब हम स्वदेशी मत के अंतर्गत तीसरे मत की बात करते हैं। तो तीसरे मत में वैदिक क्षत्रिय उत्पत्ति बताई गई है और वैदिक क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत सीवी वैद्य के द्वारा दिया गया। सीवी वैद्य ने कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई वह वैदिक काल से संबंधित है और वे आर्यों के ही बदले हुए रूप थे। मतलब राजपूत आर्यों से ही उत्पन्न हुए थे, आर्य ही बाद में क्या कहलाने लगे? राजपूत। सीवी वैद्य ने इनकी उत्पत्ति किससे मानी है? वैदिक आर्यों से। ठीक है। लेकिन जो सीवी वैद्य का वैदिक क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत था उसे भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि जो वैदिक काल था वह कब से कब तक था? 1500 BC से 600 BC। और जो राजपूत काल था वह कब से कब तक था? 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है भाई। जो वैदिक काल था वह 1500 BC मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, और जो राजपूत काल का प्रारंभ होता है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलता है। तो ये बीच में जो गैप था, ठीक है, जो ये बीच में गैप रहा 600 ईस्वी पूर्व से लेकर और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के बीच का जो समय था, इसमें हम राजपूत जातियों का उल्लेख क्यों नहीं पाते? इसलिए इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के स्वदेशी मत से संबंधित चतुर्थ मत की बात करते हैं। तो जो चौथा सिद्धांत था वह था ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। चौथे मत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है और इस मत की स्थापना गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वानों के द्वारा की गई। ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि जो बिजोलिया अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख किसका है साथियों? चौहान शासक सोमेश्वर का। ठीक है। चौहान शासक सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है कि जो वासुदेव चौहान थे उनके उत्तराधिकारी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है।
सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है कि जो वासुदेव चौहान थे उनके उत्तराधिकारी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, और इसी आधार पर क्या सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि राजपूत जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित रहे। ठीक है, लेकिन इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। इन चारों स्वदेशी मतों के स्वदेशी मत कौन कौन से हुए? अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के द्वारा स्थापित किया गया। सूर्यवंशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा? गौरीशंकर ओझा के द्वारा स्थापित किया गया। वैदिक क्षेत्रीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? सीवी वैद्य के द्वारा किया गया। और ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया। इन चारों स्वदेशी उत्पत्ति के मतों को अस्वीकार कर दिया गया। अब स्वदेशी मतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के उपरांत हम विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था वह मुख्यतः जो विदेशी इतिहासकार थे इनके द्वारा स्थापित किया गया, और इसमें अगर हम बात करें तो कर्नल टोड सबसे प्रमुख थे। ठीक है, कर्नल टोड के द्वारा जो राजपूतों की उत्पत्ति थी उसे किससे संबंधित माना गया? शक या सीथियन। ठीक है, कर्नल टोड ने क्या माना कि जो यहाँ पर शक व सीथियन आक्रांता के रूप में आए थे वे ही आने वाले समय में क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। और कर्नल टोड के इस मत की पुष्टि विलियम क्रूक के द्वारा की गई। ठीक है, विलियम क्रूक कौन था? कर्नल टोड की जिसने जीवनी लिखी थी उस व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम क्रूक। और विलियम क्रूक ने भी यही माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक और सीथियन से हुई है। विलियम क्रूक वह व्यक्ति हैं जो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के द्वारा जो अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें अपनी सहमति प्रकट करते हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या अग्नि से मानव की उत्पत्ति के रूप में ना करके वो कहते हैं कि राजपूतों का जो विदेशी भारत आए थे उनका शुद्धिकरण किया गया था, यज्ञ के माध्यम से उनका शुद्धिकरण किया गया, और इन विदेशी जातियों को शक, सीथियन आदि को राजपूतों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? आबू यज्ञ में। ठीक है, तो विलियम क्रूक ने यह बात कही। दूसरी अगर हम बात करें तो एक विद्वान हुए थे कनिंघम के द्वारा जो ब्रॉन्ज अभिलेख था उसके आधार पर कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से हुई है, और यूची जाति को ही क्या? कुषाण कहा जाता है। ठीक है, तो कुषाणों से अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो वह कौन करता है? कनिंघम करता है, और वह ब्रॉन्ज अभिलेख के आधार पर कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस जाति से? विदेशी जाति से हुई है, कुषाण से। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वीए स्मिथ की बात करते हैं। वीए स्मिथ। ठीक है, वीए स्मिथ के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति हूण जाति से मानी है। भारत में हूणों का आक्रमण हुआ था और इन्हीं हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति के मान्यता कौन स्थापित करता है? स्मिथ वह विद्वान था जो हूणों के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति की बात करता है। ठीक है, ये तीनों विदेशी इतिहासकार रहे और इन्होंने विदेशी जो आक्रांता भारत में आए उनसे राजपूतों का संबंध जोड़ने का प्रयास किया, और इसके लिए तर्क क्या दिया कि जो राजपूत थे राजपूतों में वह जो विदेशी आक्रांता थे, ठीक है, उनमें जो समानताएं थी वो लगभग समान थी, उनके जो रीति रिवाज थे वो लगभग समान थे। तो उन रीति रिवाजों की बात की जाए तो राजपूतों में भी सती प्रथा प्रचलित थी और इन विदेशियों में भी सती प्रथा प्रचलित थी। राजपूत भी रथों का प्रयोग युद्ध भूमि में करते थे और ये शक, कुषाण, सीथियन, हूण आदि भी रथों का युद्ध भूमि में प्रयोग करते थे। राजपूत भी शस्त्र पूजा करते थे, ये भी शस्त्र पूजा करते थे। राजपूत भी मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, ठीक है, मदिरा पान करते थे। ये विदेशी आक्रांता भी मदिरा पान करते थे। राजपूत भी मांसाहार का प्रयोग करते थे, ये भी मांसाहार का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये समानताएं जो थी इनको आधार बताया गया किसका, कि विदेशियों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। किसने कहा? कर्नल टोड, कनिंघम, वी एस स्मिथ आदि ने कहा। लेकिन इस मत को अस्वीकार कर दिया गया किसके द्वारा? गौरीशंकर
ओझा के द्वारा, ठीक है, गौरी शंकर ओझा के द्वारा इस मत को अस्वीकार कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जो इन सब मान्यताओं की आप बात कर रहे हो ना, सती प्रथा, रथों का प्रयोग, शस्त्र पूजा, मद्यपान और मांसाहार, ये तो हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं। आप हमारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ के देखो, उनमें ये सारी विशेषता मिल जाएंगी। और इन्हीं के आधार पर गौरीशंकर ओझा ने इसे अस्वीकार कर दिया कि ये राजपूतों में जो रीति रिवाज है ये वैदिक संस्कृति का परिणाम है, ना कि विदेशी संस्कृति का, ठीक है। इसी के साथ इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत इन विदेशी इतिहासकारों विद्वानों के अतिरिक्त एक भारतीय इतिहासकार भी रहे जिसका नाम है भंडारकर। क्या नाम है? भंडारकर। भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति गुज्जर श्वेत हूणों से मानी, ठीक है। भंडारकर हैं, वो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति गुज्जर एवं श्वेत हूणों से हुई है और इन्होंने इसका आधार क्या बताया? राजौर अभिलेख, ठीक है। राजौर अभिलेख में कहा गया है कि जो पश्चिमोत्तर भारत में गुज्जर जाति राज किया करती थी, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत मतलब भारत का जो पश्चिमी भाग है ना, गुजरात वाला रो, इस पे किसका राज हुआ करता था? गुज्जर जाति का। और इस गुज्जर जाति के श्वेत हूणों के साथ वैवाहिक संबंध थे, उनके साथ निकट संबंध थे। इस आधार पर भंडारकर ने कहा है कि इनकी किसकी प्रतिहारों की उत्पत्ति गुज्जर जाति से हुई है। तो भंडारकर ने गुज्जर जाति को किसके? प्रतिहारों, गुज्जर जाति से किसकी उत्पत्ति बताई है? प्रतिहारों की। साथ में इन्होंने अन्य तर्क के अंतर्गत राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख व अरब यात्रियों के वर्णन में, इन राष्ट्रकूट शासकों के जो अभिलेख मिलते हैं उनमें प्रतिहारों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? गुज्जर, ठीक है। और अरब यात्रियों का जो वर्णन है उसमें भी प्रतिहार शासकों के लिए गुज्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कारण भंडारकर कहते हैं कि यह राजपूतों की प्रतिहार वंश की उत्पत्ति किससे हुई? गुज्जर जाति से हुई थी। लेकिन भंडारकर के इस मत को अस्वीकार कर देते हैं कौन? सीवी वैद्य, ठीक है। अब ये सीवी वैद्य कौन से सीवी वैद्य? जिन्होंने वैदिक क्षेत्रीय उत्पत्ति का सिद्धांत स्थापित किया था, जिन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्यों से हुई है। वो इस भंडारकर के गुज्जर श्वेत हूणों से उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार कर देते हैं और वह कहते हैं कि जो ये गुज्जर शब्द है ना, कौन सा? ये गुज्जर शब्द है, ये है किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता था, बल्कि इसलिए प्रयोग में लिया जाता था कि जो प्रतिहार थे वह गुजरात वाले क्षेत्र में राज किया करते थे। प्रतिहारों का शासन कहाँ पे था? गुजरात वाले भूभाग पे था, इसलिए उनको गुज्जर कहकर संबोधित किया गया था। इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। इनमें से कोई भी मत ऐसा नहीं था जिसको पूर्णतः सही सिद्ध किया जा सकता था, इसलिए स्वदेशी मत उत्पत्ति के सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। अब एक नवीन सिद्धांत की बात करते हैं, मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत। जो मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत था, मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत था, वह डीपी चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा स्थापित किया गया। जो मिश्रित मूल उत्पत्ति का सिद्धांत था वह डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा स्थापित किया गया। और डीपी चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने क्या कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति थी ना, वह ना तो विदेशियों से हुई और न ही भारतीय क्षत्रियों से हुई, यह इनके सम्मिश्रण से हुई। मतलब हमने राजपूतों के रूप में कुछ विदेशी जातियां जो भारत में आकर बस गई थी उनको भी स्वीकार कर लिया और जो भारतीय क्षेत्रीय जातियां थी उनको भी स्वीकार कर लिया। इसके लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वह था हरिया देवी व अल्हट का विवाह। जो हरिया देवी थी वह हूण राजकुमारी थी, जबकि अल्लट जो था वह गोहिल वंश का शासक था। तो डीपी चट्टोपाध्याय ने कहा कि आने वाले समय में जो विदेशी आक्रांता भारत आए थे, जो विदेशी क्षत्रिय भारत आए थे, उन्हें भारतीयों ने क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी और इसी का परिणाम था कि इनके वैवाहिक संबंध भारतीय क्षत्रियों से होने लगे। इस सम्मिश्रण से
जो राजन्य होते थे इनके पुत्रों को राजपुत्र कहा गया। ठीक है, जो इस क्षेत्र में राज कर रहे थे उनके पुत्रों को, उनके राजकुमारों को क्या कहा जाता था? राजपुत्र। और ये राजपुत्र शब्द अपभ्रंश के चलते आगे आकर राजपूत बन गया। ठीक है, जो राजा का पुत्र होता था उसके लिए राजपुत्र शब्द काम में लिया जाने लगा और ये राजपुत्र ही आगे अपभ्रंश के चलते राजपूत बन गया और राजपूत वंशों की उत्पत्ति इससे मानी गई। ठीक है, जो डीपी चट्टोपाध्याय का मिश्रित मूल का सिद्धांत है, डीपी चट्टोपाध्याय का मिश्रित मूल उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। और वर्तमान में सबसे उपयुक्त सिद्धांत की अगर बात की जाए तो डीपी चट्टोपाध्याय के मिश्रित मूल उत्पत्ति के सिद्धांत को ही माना जाता है। इस पर आरपीएससी में पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य मत कौन सा है और वह किसके द्वारा दिया गया। तो सर्वमान्य उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? मिश्रित मूल की उत्पत्ति का सिद्धांत है जो डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम राजपूतों की उत्पत्ति इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम किसी राजपूत वंश के साथ क्रम से उस वंश के सभी शासकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।